हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज के इस क्लास में जेएसएससी एसआई एग्जाम 2017 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जनरल साइंस वाले सेक्शन से, उसका सेट नंबर 3 को डिस्कस करने वाला हूं। इसका सेट नंबर फर्स्ट और सेट नंबर 2 भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है। ये लेक्चर जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में जेएसएससी एक्साइज और जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर की वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन आया है, तो सब में फायदा करेगा। सारा क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा चुका है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अवेलेबल रहता है। वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास को ध्यान से सुनिएगा। लेट्स गियर अप। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लो लाइंग क्लाउड इज, यानी कि एक ऐसा बादल जो कि नीचे स्थित होता है उसको क्या कहते हैं? फ्रॉस्ट, फॉग, स्मोक या फिर ड्यू। इसका सही आंसर भी है, जो नीचे स्थित बादल होता है उसको फोग कहा जाता है। फोग के बारे में देखिएगा तो सबसे पहला पॉइंट है कि फोग कैन बी कंसिडर्ड अ टाइप ऑफ लो लाइंग क्लाउड। लो लाइंग क्लाउड होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में नीचे बनता है। कैसे बनता है समझिएगा थोड़ा सा। नॉर्मली विंटर सीजन में ज्यादा आपको फॉग देखने को मिलेगा। तो फॉग इज फाउंड व्हेन एयर इज कूल्ड क्लोज टू द अर्थ सरफेस एंड वाटर वेपर विद इन इट्स कंडेंस, यानी कि जब हवा जो है ठंडा हो जाता है और उसके अंदर वाटर का ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो जाता है, यानी कि जम जाता है, तब जाकर फॉग का निर्माण होता है। जनरली इट अकर्स इन विंटर सीजन, तो ध्यान रखिएगा। तो फॉग जो होता है वाटर ड्रॉपलेट्स का ही एक क्लाउड होता है और इसको लो लाइंग क्लाउड के नाम से जाना जाता है। तो आंसर तो इसका हो गया फॉग। बाकी कुछ पॉइंट यहाँ पे ये याद रखिएगा। तो डिटेल में आपको चारों तरह का जो क्लाउड होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। फॉर द टाइमिंग इतना याद रख लीजिएगा कि क्लाउड जो होता है चार तरह का होता है। उसका नाम देखिए, साइरस है, उसके बाद क्यूमुलस है, स्टेटस है और निम्बस है। तो यही चार तरह का क्लाउड्स होते हैं। आंसर इज बी। बाकी स्मोक कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि यह किसका किसका जो है मिक्सचर है। तो स्मोक जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्मोक प्लस फॉग। तो स्मोक के साथ जब फॉग मिल जाता है तब जाकर उसको स्मोक कहा जाता है, ठीक है, जो कि एक हानिकारक सब्सटेंस है एटमॉस्फेयर में। आंसर इसका बी है, फॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हार्मोन दैट कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल इज, यानी कि एक ऐसा हार्मोन जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको इंसुलिन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे पैनक्रियाज के बारे में बात किया जाएगा। तो ये दो हार्मोन जो है सिक्रेट करता है, एक तो हो गया इंसुलिन और दूसरा हो गया ग्लूकागोन। तो इंसुलिन क्या करता है? तो ब्लड में जो हाई शुगर होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, यानी कि ब्लड का में जो शुगर का लेवल है वो हाई ना हो, वो रेगुलेट करता है इंसुलिन। ग्लूकागोन क्या करता है? ये लो शुगर को कंट्रोल करता है, यानी कि ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। लो शुगर हो जाएगा तो भी दिक्कत है, हाई शुगर हो जाएगा तो भी दिक्कत है। तो दोनों कंट्रोल करने का काम होता है अलग अलग चीज का। तो इंसुलिन करता है हाई शुगर कंट्रोल, हाई होने से रोकता है, और ग्लूकागोन क्या करता है कि लो शुगर होने से रोकता है। तो ये इंसुलिन का काम होता है। लेप्टिन को देख लीजिएगा। लेप्टिन जो है हम लोग को भूख का कंट्रोल करता है ना, ताकि हम लोग का बॉडी में इम्बैलेंस ना हो सके, ये लेप्टिन होता है। और रिलैक्सिन हार्मोन जो है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो है रिलीज किया जाता है, और इसका मेन काम होता है कि ये बॉडी को जो फ्लेक्सिबल बनाता है, ताकि जो डिलीवरी होता है उस समय जो है ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और जो सर्विक्स है उसको भी जो है इसका साइज को जो है थोड़ा लोंगर करता है। वाइडेंस बोलिए, लोंगर मत बोलिए, वाइडेंस बोलिए। तो सारा चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सारा डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इन सरफेस एरिया इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सबसे पहला पॉइंट तो है कि इवेपोरेशन आखिर है क्या। तो कोई भी लिक्विड देखिए, जैसे वाटर का एग्जांपल देखें, कॉमन लिक्विड। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है, ओके। तो वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करेगा जब इसको हीट दिया जाएगा। तो ये जो बॉइलिंग होता है और इवेपोरेशन होता है, इसमें अंतर आखिर है क्या? इवेपोरेशन में जो वाटर जो होता है या फिर कोई भी लिक्विड है वो अपने गैसियस स्टेट में चेंज होता है, वही प्रोसेस इवेपोरेशन होता है। लेकिन इवेपोरेशन में यही अंतर है कि जो इवेपोरेशन होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, अगर वाटर का एग्जाम्पल लें तो। यानी कि अगर कोई लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बिना बॉइलिंग पॉइंट को एक्वायर किए हुए, तब उसको इवेपोरेशन कहा जाता है। जैसे लेक्स है, ओशियंस है, पॉन्ड्स है, ये सब का वाटर जो है कोई गर्म तो करता नहीं है, अपने आप जो है सन का धीरे धीरे लाइट पड़ता है, उसके बाद जो धीरे धीरे उसका इवेपोरेशन होने लगता है। तो कभी भी ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट कोई लिक्विड अगर लिक्विड से जो गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको इवेपोरेशन कहा जाता है, कोई इफ एंड बट्स नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन के बारे में। तो इवेपोरेशन क्या होता है? सिंपल से आपको एग्जांपल बताता हूँ। गर्मी में कभी कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ कि 4 कपड़ा आप लेके गए होंगे छत पे, तो 3 को जो है फैला दिए होंगे और चौथा जो है रह गया होगा, ठीक है। तो वह ऐसे मुड़ा हुआ रह गया होगा। तो तीनों तो सूख गया होगा, लेकिन ये जो है सूखा नहीं, क्योंकि इसको फैलाया नहीं गया। तो जब फैलाया जाता तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता। तो सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो क्या होता है? इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्या होगा? सन का लाइट पड़ेगा, तो हर एक जगह से जो है वाटर जो है यहाँ से सूखने लगेगा, ठीक है, यानी कि इसका इवेपोरेशन होने लगेगा। क्लियर है ना? तो इस सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज पूछा है, तो इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ओके। तो इसे ध्यान रखिएगा।
अब पता नहीं ऑप्शन में ऐसा क्यों दे कर रखा थे। स्टोप और हार्ट का मतलब सेम होता है, अगर सिनोनिम्स आप लोग पढ़े होंगे तो। बाकी एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि सरफेस सिर्फ सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है इवेपोरेशन, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप लोग देखिए ज़्यादा गर्मी के दिन में जो है कपड़ा जल्दी सूख जाता है, और नॉर्मल ऐसे विंटर ले लीजिए या फिर कोई और सीजन, उसमें कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। तो टेम्परेचर गर्मी में ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया तो समझा दिया। ह्यूमिडिटी होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, तो बरसात में कपड़ा लेट से सूखता है क्योंकि ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर ज़्यादा होता है। और एक आता है विंड स्पीड, यानी कि हवा जब बहेगा तब जो है कपड़ा सूख जाता है। नॉर्मली जो है क्या होता है, आप लोग रूम में कपड़ा को जो है फैला दीजिए और पंखा चला दीजिए तो भी कपड़ा जो है सूख जाता है, और ऐसे नॉर्मल ऐसे पसार दीजिए और उसको फैन को मत चलाइए, वो लेट से सूखेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो हवा का स्पीड अगर ज़्यादा होता है तो भी वाटर ड्रॉपलेट्स को जो है कपड़ा से हटा देते हैं, इसीलिए कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो कुछ कहानी है, ध्यान रखिएगा। इवेपोरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। हम लोग को गर्मी में सूती कपड़ा पहनना चाहिए, वो सब जो है खड़ा पानी ठंडा होता है, वो सारा जो एप्लीकेशन है वो इवेपोरेशन के चलते ही है, ठीक ना। फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड तो काफ़ी इजी है, ये MgCl2 होता है, एक आयनिक कंपाउंड है। अगर इसका फॉर्मेशन मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 282 होगा, और क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है, 2, 8, 10 और 7, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसको एक जो है इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तो ये एक क्लोरीन एटम लेगा, तो इसको 2 क्लोरीन एटम लेना पड़ेगा अगर मैग्नीशियम के साथ इसको रिएक्ट करना है तब। आप समझिएगा इसको Mg है, ठीक है। तो Mg से देख लीजिएगा, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और क्लोरीन के पास इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मैं बस 7 इलेक्ट्रॉन बस समझ लीजिएगा, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ओके। आज पूरा मार्केटिंग चल रहा है, सॉरी फॉर दैट। लेक्चर को आज दिन में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो सब आपको मिल रहा है। तो Cl हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो इसके पास 8 हो गया, इसके पास 8 हो गया, इसके पास 12 था तो 2 दे दिया, तो इसके पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो गया, यानी कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को ये एक्वायर कर लिया। तो इससे से कंपाउंड बनता है Mg, 2 इलेक्ट्रॉन यह दिया है तो Mg+2, और 2 इलेक्ट्रॉन यह लिया है तो इसका पावर पे -2 चढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही फार्मूला बन जाता है MgCl2 का। और कभी भी ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जब कंपाउंड बनता है तो उसको आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है, उसके बॉन्ड के जो बनता है उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। और आयोनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नहीं। MgCl2 ऐसे नहीं करेगा, यह मोल्टेन स्टेट में कर सकता है या तो फिर इसका लिक्विड स्टेट में, ठीक है, यानी कि एक सॉल्यूशन में कर सकता है। तो ये पॉइंट याद रखेगा। आयनिक सॉल्यूशन जो होता है इसका एम्पियन बॉइलिंग पॉइंट भी हार्ड होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में जो है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सब कुछ कहानी है, MgCl2 इसका आंसर है। NaCl भी देखते हैं, ये सब जो है आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। डैश इज कंसिडर्ड एज द 4th स्टेट ऑफ मैटर, तो काफी इजी है। मैटर का जो 5 स्टेट बोला गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो 5वां स्टेट BC है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो बोस है वो भारत के पर्सनालिटी है, साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस, ध्यान रखिएगा, और आइंस्टाइन के नाम से इसका नाम दिया गया था। प्लाज्मा जो है 4th स्टेट होता है। चौथा और 5वां खासकर याद रखिएगा, तीनों तो याद होगा, चौथा प्लाज्मा है, 5वां बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, BC। मशरूम एंड ईस्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ, तो मशरूम और जो खमीर होता है वह किसके एग्जाम्पल होते हैं, तो सैप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल होते हैं। सैप्रोफाइट्स अगर होते क्या हैं, तो सैप्रोफाइट्स एक ऐसे जीव होते हैं जो कि सड़े गले जो है पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको सैप्रोफाइट्स बोला जाता है। तो मशरूम कहाँ होता है, गोबर पर या फिर सड़ा हुआ चीज़ पे उग जाएगा। खमीर भी जो है सड़ा हुआ चीज़ या फिर ऐसे चीज़ों पे निकलता है जहाँ जो खराब होने लगता है, समझ गए। तो ये सब हो गया सैप्रोफाइट्स। हेटरोट्रोफ्स क्या होता है, तो हेटरोट्रोफ्स जो ऑटोट्रोफ्स पर डिपेंड करता है उसको हेटरोट्रोफ्स बोलते हैं। और ऑटोट्रोफ्स में क्या आता है, तो ऑटोट्रोफ्स में ग्रीन प्लांट्स आते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उसको ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं, और इन लोग को बोला जाता है प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब प्रोड्यूसर्स है, और जो हर्बीवोरस होता है वह जो है प्रोड्यूसर जो ग्रीन प्लांट्स होता है, यानी कि प्रोड्यूसर होता है, उन लोग अपना पदार्थ को जब बनाता है तो उसको खाता है, या ग्रीन प्लांट्स को भी खा जाता है। तो जो प्रोड्यूसर को खाता है उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि जो हरा भरा चीज़ को खाते हैं, घास पौधों को खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आटो एक ग्रीक वर्ड है ना, आटो जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल्फ, उसी से ऑटोट्रोफ बना है। ट्रोफ मतलब पोषण होता है, न्यूट्रिशन। तो जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको ऑटोट्रोफ बोलते हैं, और ग्रीन प्लांट्स बोल दीजिएगा। और जो ग्रीन प्लांट्स खाएगा उसको हर्बीवोरस बोलते हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये जो है प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होता है ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस को कहा जाता है।
आंसर इसका सेप्रोफाइट्स हो गया। अ टूथ सिचुएटेड बिटवीन द कैनाइन एंड मोलर टीथ इज, आइए देख लेते हैं कैनाइन और मोलर के बीच में क्या होता है। तो चार तरह का टीथ होता है, कैनाइन और मोलर के बीच में प्रीमोलर्स होता है, इंसाइजर होता है। तो ये चार तरह का टीथ होता है। जिस तरह से चार तरह का क्लाउड होता है उस तरह से चार तरह का टीथ भी होता है। तो लोकेशन भी आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये टॉप टीथ का लोकेशन है और ये बॉटम टीथ का लोकेशन है, सारा का देख लीजिएगा। मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन्स और इंसाइजर, यही चार तरीका है। पूछा गया था कैनाइन्स और मोलर्स के बीच के दांत को क्या बोलेंगे, तो इसको प्रीमोलर्स कहा जाता है। आंसर इसका सी होगा, प्रीमोलर्स। दांत की संख्या नॉर्मली देखिएगा तो 32 होता है, ठीक है, एडल्ट में। बाकी पहले मिल्क टीथ भी होता है 20, तो बाद में तो टूट जाता है। डैश इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का बोला जा रहा है या उष्मा का खराब कंडक्टर कौन सा है, कॉपर, मेटल, स्टोन या फिर वूल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यहाँ पे हीट पूछा गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पूछा गया है। तो कॉपर तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ही देगा, मेटल भी जो है इलेक्ट्रिसिटी को हीट को कंडक्ट करेगा दोनों। उसके बाद स्टोन भी गर्म हो जाता है, यानी कि कभी देखे होंगे गर्मी के दिनों में बड़ा चट्टान से पर कभी पैर रखे होंगे तो काफ़ी जो है यह गर्म रहता है, यानी कि हीट को यह जो है ले लेता है और जो है ट्रांसफर कर सकता है। अगर ये पार्ट गर्म हो रहा है तो आगे भी गर्म हो जाएगा। नॉर्मली देखिएगा बड़ा सा स्टोन लीजिए, इसका ये वाला हिस्सा को गर्म कीजिए, यहाँ भी जो है कुछ देर बाद गर्म हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो ऊल, ऊल मतलब क्या होता है, ऊन। तो ऊल है से ऊन जो है क्या उष्मा को जो है एक्वायर कर सकता है, नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर स्टिंग है, कोई भी ऊन है, तो यहाँ पे गर्म कीजिएगा तो यही पार्ट गर्म होगा, यहीं पे सिर्फ, ठीक है, इधर गर्म नहीं होने वाला है, यानी कि ये जो है कंडक्टर नहीं होता है हीट का। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड ए स्मॉल थिंग्स कॉल्ड, ठीक, बोला जा रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है छोटे छोटे चीज़ों के अंदर होता है, जिन्हें डैश कहा जाता है, तो उसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। पढ़े होंगे प्लेस्टिड्स के बारे में, तो प्लेस्टिड जो होता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है, प्लांट सेल में जो प्लेस्टिड्स होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और प्लेस्टिड 3 तरह का होता है, ठीक है, 3 तरह का होता है, जिसमें देखिए एक तो हो गया क्लोरोप्लास्ट, एक हो गया क्रोमोप्लास्ट और एक हो गया ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट में देखिएगा जो ग्रीन कलर का क्या होता है, जो ग्रीन कलर का प्लेस्टिड होता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और ग्रीन कलर को छोड़कर जो अदर टाइप के, अदर कलर के जो प्लेस्टिड होते हैं उनको क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, और ल्यूकोप्लास्ट को कलरलेस प्लेस्टिड्स कहा जाता है। तो ये होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। कुछ गड़बड़ कर रहा था यहाँ पे, गड़बड़ होता है यहाँ पे, देखिए प्लेस्टिड होता है एनिमल सेल में नहीं होता है, ऐसे ही कभी कभी होता है मेरे साथ। तो एनिमल सेल में नहीं होता है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है, क्योंकि उन लोगों को एट द एंड ऑफ द फोटोसिंथेसिस का जो है प्रोसेस करना होता है। तो देख लीजिएगा इसी तरह का जो है प्लेस्टिड्स देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज नॉट स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल, आइए देख लेते हैं मैटर को किसके बीच में स्पेस नहीं होता है। तो अगर देखिएगा बेस्ड ऑन स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो इसमें सॉलिड के बीच जो है गैप नहीं होता है, इसका पार्टिकल जो है बहुत ही क्लोजली पैक होता है, इसी चलते ये हार्ड होता है। लिक्विड जो है पार्टिकल, इस लिक्विड का पार्टिकल दूर दूर होता है, ठीक है, लेकिन उतना दूर नहीं होता जितना गैस में होता है। गैस का पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा दूर होता है, और ये सब इतना ज़्यादा दूर होता है, और गैस के पार्टिकल को कहा जाता है कि ये तब रैंडम मोशन में होता है, जिसको आप लोग पता होगा ब्राउनिन मोशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर इसको देख लीजिएगा, सॉलिड का पार्टिकल जो होता है बहुत जो है क्लोजली पैक्ड होता है, तो आंसर इसका सॉलिड ही हो जाएगा। अगर बेस्ड ऑन पार्टिकल्स पूछे आपसे तो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, ठीक है। अगर बेस्ड ऑन पार्टिकल पूछेगा कि ऑर्डर वाइज लगाइए, तो सबसे कम जो है स्पेस होता है सॉलिड में, फॉलोड बाय लिक्विड एंड देन गैसेस, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा अगेन 4th और BAC 5th स्टेट है। डैश इज एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग से, यानी कि जो आसपास का वातावरण है उससे कुछ पदार्थ को लेकर कौन जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। यहाँ पे हेटरोट्रोफ्स लिखा हुआ है, हर्बीवोरस लिखा हुआ है, ऑटोट्रोफ्स लिखा हुआ है, और जो है कार्निवोरस लिखा हुआ है। सही आंसर इसका सी होगा, ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स मतलब वही जो अपना खाना खुद बनाता है, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटोट्रोफ्स मतलब जो अपना न्यूट्रिशन खुद से लेता है, न्यूट्रिशन होता है उसका मतलब। तो इसमें सारा का सारा ग्रीन प्लांट्स आ जाता है। ग्रीन प्लांट्स को ही हम लोग ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। ग्रीन प्लांट क्या करता है, सनलाइट का यूज करता है, उसके बाद वाटर का यूज करता है, उसके बाद क्लोरोफिल का यूज किया जाता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो ये सब एटमॉस्फेयर से सिंपल सब्सटेंस का यूज किया करके उन लोग कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, फैट्स बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है कि नहीं बनाता है। तो ये सब समझ लीजिएगा, ये सब ऑटोट्रोफ्स ही करता है। कोई इफ एंड बट्स इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। कार्निवोरस वही है, ठीक ना, जो कि फ्लेश को खाते हैं।
व्हेन वी ऐड स्टार्स टू आयोडीन सॉल्यूशन इट टर्न्स, ठीक है। तो इसमें टेस्ट करने के लिए बोला गया था, क्लास 10 से ये क्वेश्चन पूछा गया है, आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट किया गया था। तो आइए इसको आपको एक बाकायदा जो है प्रोसेस करवाया गया था, इसको स्ट्रिप से ढक दिया गया था पत्ती को। तो यहाँ पे जो है फोटोसाइंसिस का प्रोसेस नहीं हो पाया था, तो फोटोसाइंसिस यहाँ पे नहीं हो पाया होगा, तो यहाँ पे स्टार जो है एब्सेंट रहा होगा ना, तो स्टार जो है एब्सेंट रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ढका हुआ नहीं था। तो ये जो पार्ट है लीफ का वो फोटोसाइंसिस को कर चुका था, तो फोटोसाइंसिस करने के चलते इसके पास स्टार जो है मौजूद था। और स्टार जब मौजूद था और इसमें जब आयोडीन का सॉल्यूशन डाला गया तो ये जो है ब्लैक कलर का हो गया, लेकिन एनसीईआरटी में जो है ब्लैक नहीं है, यह ब्लू ब्लैक लिखा हुआ है ना, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये जैसे ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ स्टार को चेक करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। और ऑन चेकिंग आपको जो है ब्लू ब्लैक कलर मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ जो है ब्लैक लिखा हुआ था, तो ब्लू तो उतना नहीं लगाएंगे, आंसर इसका ब्लैक लगाना पड़ेगा, लेकिन ब्लू ब्लैक एक्चुअली में होता है, ठीक है, देख लीजिएगा, ओके ना। डैश आर इनसोल्यूबल फैट्स इन वाटर। तो सबसे पहले तो आपको विटामिन के बारे में, वाइटामिन के बारे में अगर पता हो तो बी और सी होता है और ए डी ई के। तो बी और सी जो होता है ना से वाटर सोल्यूबल होता है, और ये सब जो होता है वो फैट सोल्यूबल होता है, फैट सोल्यूबल। तो ये वाटर सोल्यूबल है, ठीक ना, वाटर अगर सोल्यूबल है तो फैट में इनसोल्यूबल होगा, क्या है, फैट में इनसोल्यूबल होगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से पूछा है कि कौन जो है इनसोल्यूबल है, ठीक है, आर इनसोल्यूबल फैट्स इन वाटर। तो सबसे पहले पॉइंट तो यहीं पे है कि फैट पूछा है आपसे, ठीक है, ये सब विटामिन के अंतर्गत आते हैं। तो जो राइबोफ्लोविन है, उसका फोलेट है, बायोटिन है, ये सब के सब जो है विटामिन बी के ही टाइप है। आप लोग अगर कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो सारा जो है विटामिन बी के ही टाइप है। तो यहाँ पे जो इनसोल्यूबल फैट्स होगा वाटर में वो लिपिड्स होगा, ठीक है। ये लिपिड्स होता है वाटर में इनसोल्यूबल इसीलिए होता है क्योंकि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल अगर लीजिएगा तो ये सब कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, जैसे H2 गैस है जो कि एक क्या होगा, यह जो है कंपाउंड तो नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, H2 जो है कंपाउंड है ही नहीं, ये जो है मॉलिक्यूल है। और कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है और कार्बन टेट्रा एक क्लोराइड है, जो कि फायर एक्सटिंग्विशन में भी इसको यूज किया जा सकता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। ट्राइक्लोरोमीथेन इसका नाम होगा। आंसर इसका है लिपिड्स। लिपिड जो है इनसोल्यूबल। ये इमेज काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें विटामिन बी के टाइप को जो है दिखाया गया है, और इस तरह का क्वेश्चन आपको ना मैच करने के लिए देता है। 4 विटामिन दे देगा, B1 B2 B3 या फिर कोई भी दे देगा, और मैच करने के लिए बोल देगा कि मैच कीजिए जरा। तो एक बार देख लीजिएगा, पहले भी इसको बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ इन वेरियस पार्ट्स। थायमिन होता है B1, B2 होता है राइबोफ्लोविन, B3 होता है नियासिन, और पेंटाथोनिक एसिड होता है B5, पैराडॉक्सिन होता है B6, और बायोटिन होता है B7, फोलिक एसिड B9 होता है, और कोबालामिन होता है B12। और ये जो B12 है वो एग्जामिनर का फेवरेट जैसे विटामिन है, बहुत बार पूछा गया। अगर बी से पूछे होंगे तो बहुत बार जैसे पूछे हैं कोबालामिन, इसको साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों इसमें जाना जाता है, क्यों पूछा जाता है, और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है मेटल, तो कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश ऑफ सॉइल दैट मेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स एंड मिनरल्स। तो ऐसा पार्ट के बारे में बोला जा रहा है जिसको कि लिविंग पार्ट से बना होता है, ऑर्गेनिज्म मटेरियल्स होता है और मिनरल से बना होता है, तो उसको टॉप लेयर सॉइल बोला जाता है। अगर सॉइल के पार्ट को देखिएगा तो इस तरह से डायग्राम आप लोग देखे होंगे, तो ये सरफेस लेयर है जिसमें ऑर्गेनिक डेब्री होता है, उसके बाद पार्टली जो है डिकम्पोज सब्सटेंसेस होता है जिसको ओ ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। ये सब टॉप सॉइल के अंतर्गत आता है। बाकी सारा पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे ए ओरिजिन आता है, यहाँ पे बी ओरिजिन होगा, फिर सी ओरिजिन, फिर आर ओरिजिन। आर ओरिजिन सबसे नीचे होता है और टॉप ओरिजिन को ओ बोलते हैं। तो आंसर इसका ही होगा टॉप लेयर सॉइल होता है। तो उसमें आप लोग सुनोगे ह्यूमस की मात्रा, काफी ज्यादा जीवांश की मात्रा होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो कॉमन सेंस के बेसिस पे इसको सही कर सकते हैं। टॉप लेयर सॉइल होता है, वही इसीलिए तो यह उपजाऊ होता है मिट्टी ऊपर का। द मास ऑफ एन एटम इज द, तो मास जो होता है वो क्या होता है, तो आप लोग कोई अगर एटम है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर यानी कि जेड रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पे इसका मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो एक होता है न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, आपको बताया गया होगा कि ए में से जेड को घटा दीजिए। ए मतलब एटॉमिक नंबर नहीं है, ठीक ना, या मास नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ए हो गया जेड, और अगर ए का वैल्यू यहाँ पे निकाला जाए मैथमेटिक्स वाले तो n प्लस जेड हो जाएगा। n होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और जेड होता है या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल दीजिए या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दीजिए, दोनों जैसे सेम है। यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, तो सम ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स या फिर सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, सम ऑफ
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, क्योंकि जितना प्रोटॉन्स होता है उतना ही जैसे इलेक्ट्रॉन होता है। और मास नंबर हमेशा कोई जरूरत नहीं होता, कभी तो देखिएगा तो लगभग जो है दुगना होता है मास नंबर, लेकिन हमेशा दुगना नहीं होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, कभी भी मास नंबर निकालना होगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ऐड करना होगा। ये जो जेड है इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिएगा, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन्स की संख्या 6 होता है, कार्बन एटम लिया गया है, और न्यूट्रॉन की संख्या भी इसमें 6 होता है, तो मास नंबर निकालिएगा एटॉमिक मास तो 12 आ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस आपको पता होगा ये एक पॉजिटिवली चार्ज जगह होता है। ठीक है, और इसका खोज किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, जो कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए थे उससे। और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फिक्स्ड पाथ पर जो है से चक्कर लगाते रहता है अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पे होता है आपका, एक तो हो गया ये देख लीजिएगा न्यूट्रॉन्स हो गया, और एक हो गया प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वह जो है से यहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहरी कक्षा में मूव करते रहते हैं, और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों मिल जाता है तो इसको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि एटम का 99% जो मास है, ठीक है, वो यहीं पे होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में। व्हेन आयरन ऑक्सीजन इन मॉइस्चर कंबाइन डैश इज फॉर्म्ड, बहुत इजी क्वेश्चन है, रस्ट बोला जाता है। ये कोरोजन का एक टाइप होता है, कोरोजन का मतलब संक्षारण। तो आपको बताया था कि इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो इसका टॉप लेयर धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। इस तरह का कुछ कहानी होता है, देख लीजिए, पहले ऐसा चमक रहा था, बाद में जो है आयरन के साथ रिएक्ट किया ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी था, और नहीं गलत है, क्या लिख के रखें, Fe2O3 होता है, X2 होता है, ठीक है ना, X2 यहाँ पे बनता है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं, इसको मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा, या डायग्राम भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, होता है Fe2O3, X2 लिया जाता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है, रस्ट, ये भी ध्यान रखिएगा, दिख रहा है ब्राउन, तो ये रस्टिंग होता है, और रस्टिंग एक बोला जाता है कि एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय, ये भी कुछ क्वेश्चन है, स्कल के द्वारा जो है इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ब्रेन को देख लीजिए, ये है ब्रेन का हिस्सा, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है स्कल होता है, तो स्कल से ही ब्रेन को जो है व्हेन टॉक्सिन लेवल्स गेट्स हायर इन इस टॉपिक लेवल इट इज कॉल्ड एज, बोला जा रहा है कि अगर जो आप लोग आहार श्रृंखला का नाम सुने होंगे, तो प्रत्येक तटीय स्तर में अगर विष का स्तर धीरे धीरे अगर बढ़ते जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। सिंपल मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, जैसे कि कोई ग्रास है, ठीक है, ग्रास है, तो ग्रास को कौन खाया, तो ग्रास को ग्रास हॉपर खाया, ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, तो ये फ्रो खाएगा, फ्रो को कौन खाएगा, तो फ्रो को स्नेक खाएगा, स्नेक कौन खाएगा, तो ईगल खाएगा। तो इस तरह से ट्रॉपिक लेवल जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाता है, इसी को आप लोग फूड चेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि अफेक्ट कर रहा है इस ग्रास को, तो ग्रास हॉपर खाएगा तो इसको अफेक्ट करेगा, फिर इसको ये खाएगा इसको तो इसको भी अफेक्ट करेगा, इसको अफेक्ट करेगा, फिर इसको अफेक्ट करेगा अल्टीमेटली। तो अगर मान लेते हैं कोई टॉक्सिक सब्सटेंस यहाँ पे है और धीरे धीरे लेवल इसका अलग जो ट्रॉपिक लेवल है, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहा है, हाई कर रहा है, तो इस तरह की चीज को बायो एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। एम्प्लीफाई का मतलब ही होता है इंक्रीज होना, ठीक है, सरनेम से अगर पढ़े होंगे एसएससी वाले, तो एम्प्लीफाई का मतलब इंक्रीज करना होता है, तो बायो एम्प्लीफिकेशन इसको कहा जाता है, या फिर बायो मैग्निफिकेशन भी इसको कभी कभी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए गूगल का सर्च है बायो एम्प्लीफिकेशन या फिर बायो मैग्निफिकेशन, वही चीज होता है जिसमें अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है तो लेवल धीरे धीरे उसका बढ़ते जाता है इस टॉपिक लेवल में। ओके, दैट्स क्लियर है, देख लीजिएगा। स्टार साइन बाय बर्निंग इनटू, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है, चलिए। तो स्टार साइन बाय बर्निंग हाइड्रोजन इनटू कार्बन, हीलियम, हाइड्रो ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो ये चीज आप लोग सुने होंगे कि जो जितने भी स्टार्स हैं, इंक्लूडिंग सन भी बोली, जो कि एक स्टार ही है और 109 गुना बड़ा है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, आदित्य एलेवन भी वहाँ पे पहुँच रहा है। तो सन का जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वह होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन या फिर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, फ्यूजन हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूज का मतलब आपस में सट जाना, तो होता क्या है कि हाइड्रोजन का एटम और हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन करता है और हीलियम का जो है से एटम बनाता है, और इसी के दौरान जो है से काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है से रिलीज होता है, तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, नाभिकीय संलयन इसको बोला जाता है हिंदी वालों। आंसर हो जाएगा हीलियम, यानी कि हाइड्रोजन कंबाइन कर करके हीलियम का एटम बनाता है और अलॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, इसी को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। कोई इफेक्ट वर्ड्स इसमें नहीं होना चाहिए।
उर्सा मेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो उर्सा मेजर क्या है, तो ये जो है सर्कम पोलर कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पार्टिकुलर पैटर्न, जो पार्टिकुलर पैटर्न ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉलो करते हैं, सॉरी फॉर्म करते हैं, उसको बोला जाता है कॉन्स्टलेशन है। तो एक सर्कम पोलर कॉन्स्टलेशन है। सर्कम पोलर कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है कि एक जो पोलर स्टार है उसके चारों ओर इर्द गिर्द ये सब घूमते रहता है। और ध्यान रख लीजिएगा, ये जो उर्सा मेजर है उसका और नाम है बिग डिपर बोलते हैं, उर्सा मेजर बोलते हैं, और इंडियन नाम इसका सप्तर्षि है। ठीक है, ये कुछ ध्यान रखिएगा। तो आज क्लास में इतना ही। आई होप कि क्लास फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।